नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे दौराहे पर खड़े हैं जहां से आप कह सकते हैं दो रास्ते निकलते हैं। हम्म। एक रास्ता तो कहता है कि एक देश एक कानून हो, बिल्कुल। और दूसरा रास्ता वो देश की जो अनूठी जनजातीय संस्कृतियां हैं उनको बचाने के लिए एक विशेष दर्जे की वकालत करता है। सही। इसी दुविधा का जवाब हमें मिलता है संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, मतलब ये भारत की आत्मा को समझने की एक कोशिश है। अच्छा। संविधान निर्माता वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि भारत एक जैसा नहीं है। कुछ समुदायों को उनकी खास पहचान और उनके हालात की वजह से एक अलग नजरिए की जरूरत थी। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझेंगे कि भारत ने एकीकरण और संरक्षण के बीच ये जो नाजुक संतुलन है वो कैसे साधा, और परीक्षा के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सिविल सेवा परीक्षा के लिए इन दोनों अनुसूचियों के बीच के जो बारीक अंतर हैं उनको कैसे याद रखा जाए। चलिए इस गहरी और जरूरी बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत 5वीं अनुसूची से करते हैं। ठीक है। ये आप समझिए एक तरह का सुरक्षा कवच है जो देश के कई राज्यों में फैले अनुसूचित क्षेत्रों और वहां रहने वाली जनजातियों के लिए बनाया गया है। अनुसूचित क्षेत्र, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इन्हें देश के बाकी हिस्सों से अलग क्यों माना जाता है? मतलब इसका आधार क्या है? इसका आधार अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो है पिछड़ापन। पिछड़ापन? हाँ, इन क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय थे वो सामाजिक और आर्थिक रूप से देश के बाकी हिस्सों से काफी पीछे रह गए थे। तो संविधान का मानना था कि अगर उन पर सामान्य प्रशासनिक ढांचा हूबहू लागू कर दिया गया तो उनका शोषण हो सकता है और वो शायद कभी मुख्य धारा में आ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, तो उनके संरक्षण के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई। बिल्कुल। यानी ये एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इन क्षेत्रों को घोषित कौन करता है? क्या ये राज्य सरकारें करती हैं? नहीं, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ओके। वही किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मतलब? राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करके किसी भी समय उस क्षेत्र की सीमाओं को बदल सकते हैं, उसे घटा बढ़ा सकते हैं या फिर किसी घोषणा को रद्द भी कर सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि केंद्र की भूमिका यहाँ बहुत मजबूत है, लेकिन जमीन पर तो प्रशासन राज्य सरकार ही चलाती है। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों का संतुलन कैसे बनता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वो इन क्षेत्रों पर लागू तो होती है, लेकिन उस पर एक लगाम है। कैसी लगाम? यहाँ राज्यपाल की एक विशेष जिम्मेदारी हो जाती है। उन्हें इन क्षेत्रों के प्रशासन पर एक रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को भेजनी होती है। हर साल? हाँ, वार्षिक रिपोर्ट। हाँ। और केंद्र सरकार भी राज्यों को इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कभी भी निर्देश दे सकती है जो राज्यों के लिए मानना बाध्यकारी होता है। एक मिनट, अगर केंद्र और राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां हैं तो फिर जो स्थानीय आदिवासी हैं उनकी अपनी आवाज कहाँ है? क्या उनकी राय लेने के लिए कोई व्यवस्था है या सारे फैसले ऊपर से ही लिए जाते हैं? नहीं, यहीं पर जनजाति सलाहकार परिषद या ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका आती है। अच्छा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हर उस राज्य में जहां अनुसूचित क्षेत्र है, एक ऐसी परिषद बनाना अनिवार्य है। तो इस परिषद की संरचना ही अपने आप में कहानी कहती होगी। बिल्कुल। इसमें 20 सदस्य होते हैं। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से 3/4 यानी 15 सदस्य 15 वो उसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अच्छा। ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं का इरादा सिर्फ नाम के लिए सलाह लेना नहीं था। नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि निर्णय प्रक्रिया में जनजातियों की अपनी आवाज मजबूती से शामिल हो। एकदम सही। उनका काम जनजातियों के कल्याण और उन्नति से जुड़े मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। ठीक है, अब सबसे पेचीदा हिस्से पर आते हैं। कानून का लागू होना। क्या संसद या राज्य विधानसभा का बनाया कोई भी कानून इन क्षेत्रों में अपने आप लागू हो जाता है? नहीं, और यहीं राज्यपाल को असाधारण शक्तियां मिलती हैं। वो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। फिल्टर की तरह? हाँ, राज्यपाल ये निर्देश दे सकते हैं कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष कानून किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या फिर कुछ बदलावों और अपवादों के साथ लागू होगा। सोच कर देखिए इसका असर कितना बड़ा हो सकता है।
मान लीजिए केंद्र सरकार खनन पर एक नया कानून बनाती है, लेकिन राज्यपाल को लगता है कि ये किसी विशेष अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा, तो क्या वे उसे रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सीधे सीधे केंद्र और राज्य के बीच टकराव का कारण भी बन सकती है। और सिर्फ इतना ही? नहीं, इतना ही नहीं। राज्यपाल इन क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए खुद भी नियम बना सकते हैं। जैसे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाना या साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण को नियंत्रित करना। लेकिन इस पर कोई चेक एंड बैलेंस तो होगा, कहीं राज्यपाल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करने लगे? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण संतुलन है। राज्यपाल द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी नियम को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि शक्ति का केंद्रीकरण न हो, और समय समय पर इन व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रपति एक आयोग भी नियुक्त करते हैं। हाँ, आपने बताया था पहला आयोग 1960 में बना था UN ढेबर की अध्यक्षता में, और दूसरा 2002 में। हाँ, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। तो 5वीं अनुसूची एक तरह का सुरक्षा कवच है जो आदिवासियों को बाहरी शोषण से बचाता है और उनके विकास के लिए एक विशेष ढांचा तैयार करता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि कुछ क्षेत्रों के लिए सिर्फ सुरक्षा कवच काफी नहीं था। उन्हें अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए एक तलवार भी चाहिए थी। बहुत सही कहा। और यहीं से छठी अनुसूची की कहानी शुरू होती है, जो सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि सक्रिय स्वशासन की बात करती है। छठी अनुसूची ये सिर्फ 4 राज्यों पर लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ। तो सवाल यह है कि केवल इन 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए इतनी अलग और ज्यादा शक्तिशाली व्यवस्था क्यों बनाई गई? देश के बाकी आदिवासी क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं? इसका कारण ऐतिहासिक और कह सकते हैं मानवशास्त्रीय है। अच्छा। इन 4 राज्यों की जनजातियों ने देश के अन्य हिस्सों की जनजातियों के विपरीत बाहरी दुनिया के तौर तरीकों को बहुत कम अपनाया था। वो अपनी अनूठी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों और शासन प्रणालियों में गहरी जड़ें जमाए हुए थे। तो संविधान निर्माताओं ने उनकी इस विशिष्टता को पहचाना और ये माना कि उन्हें सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाए रखने के लिए स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। स्वशासन और स्वायत्तता, इन शब्दों का असली मतलब क्या है? जमीन पर यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था 5वीं अनुसूची से कैसे अलग है? देखिए, यहाँ का ढांचा ही बिल्कुल अलग है। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों यानी ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में गठित किया गया है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स? हाँ, और ये सिर्फ नाम के जिले नहीं हैं। इनके पास असली शक्तियां हैं। और अगर एक ही जिले में अलग अलग जनजातियां हो तो राज्यपाल उस जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों या ऑटोनमस रीजन्स में भी बांट सकते हैं। पर ये तो बड़ा दिलचस्प है। स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र में क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए कि स्वायत्त जिला एक बड़े घर की तरह है। ठीक है। लेकिन अगर उस घर में अलग अलग पहचान वाले कई परिवार रहते हैं तो हर परिवार को अपना एक स्वायत्त क्षेत्र यानी अपना एक कमरा मिल जाता है जहां वे अपने हिसाब से कुछ नियम बना सकते हैं। वाह। रहते सभी एक ही घर यानी जिले में है, पर उनकी अपनी अपनी स्वायत्तता भी है। और इस घर को चलाता कौन है? जाहिर है यहाँ भी कोई परिषद जैसी व्यवस्था होगी। हाँ, हर स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद और हर स्वायत्त क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद होती है। और इसमें सदस्य? जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत और बाकी 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हाँ, और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है इन परिषदों की शक्तियों का। तो क्या ये परिषदें भी 5वीं अनुसूची की जनजाति सलाहकार परिषद की तरह सिर्फ सलाहकारी हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। इन परिषदों के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक तीनों तरह की शक्तियां होती हैं। तीनों? हाँ, वो भूमि, जंगल, नहरों, गांव के प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, इन सब विषयों पर कानून बना सकती हैं। वाह, मतलब उनके पास असली विधायी शक्ति है। ये सिर्फ नाम की पंचायतें नहीं हैं, ये तो अपने आप में एक छोटी मोटी विधानसभा की तरह काम कर रही हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वे जनजातियों के बीच के मुकदमों की सुनवाई के लिए ग्राम परिषदें या अदालतें भी स्थापित कर सकती हैं। और वे अपने क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल, दवाखाने, बाजार, सड़कें बना सकती हैं और उनका प्रबंधन कर सकती हैं। यहाँ तक कि उन्हें भू राजस्व वसूलने
और कुछ अन्य तरह के टैक्स लगाने का भी अधिकार है। लेकिन क्या इतनी ज्यादा स्वायत्तता देश के भीतर देश जैसी स्थिति नहीं बना देती? इससे राष्ट्रीय एकीकरण में कोई चुनौती नहीं आती? ये बहुत ही जायज चिंता है और संविधान में इसका भी ध्यान रखा गया है। कैसे? इन परिषदों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून पर राज्यपाल की सहमति जरूरी है और सबसे बड़ी बात, संसद या राज्य विधानमंडल के कानून इन क्षेत्रों पर सीधे लागू नहीं होते। सीधे लागू नहीं होते? नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल ये तय करते हैं कि कोई कानून यहाँ लागू होगा या नहीं, और अगर होगा तो किन संशोधनों के साथ। ओह, तो अंतिम नियंत्रण अभी भी केंद्र और राज्य के पास ही रहता है? बिल्कुल, ये उन्हें 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों से भी कहीं ज्यादा स्वायत्त बनाता है, लेकिन एक दायरे के अंदर। ये तो वाकई एक बहुत ही जटिल लेकिन शानदार व्यवस्था है। तो अब अगर हम इन दोनों अनुसूचियों को एक साथ रखकर देखें, तो एक सिविल सेवा अभ्यर्थी को मुख्य अंतर कैसे याद रखने चाहिए? इसका सार क्या है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो 4 मुख्य अंतर उभर कर सामने आते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। पहला और सबसे बड़ा अंतर है प्रशासन की संरचना का। हाँ, 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है, मूल रूप से सलाहकारी है। सही। जबकि 6ठी अनुसूची में जिला और क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनके पास कानून बनाने की, न्याय करने की और प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां हैं। जैसा मैंने कहा था, राज्य के भीतर छोटी विधानसभाओं की तरह। हाँ, कह सकते हैं। दूसरा अंतर तो जाहिर तौर पर स्वायत्तता के स्तर का ही होगा। बिल्कुल, 6ठी अनुसूची में स्वायत्तता का स्तर बहुत ज्यादा है। तो एक संरक्षण दे रहा है और दूसरा स्वशासन। एकदम। 5वीं अनुसूची संरक्षण देती है, जबकि 6ठी अनुसूची स्वशासन देती है। एक में आप किसी को बचा रहे हैं, दूसरे में आप उसे खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं। और कानून बनाने की शक्ति ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। वही सबसे बड़ा फर्क है। तीसरा और शायद सबसे सीधा अंतर, ये लागू कहाँ होती हैं, मतलब इनका दायरा, इनकी एप्लीकेबिलिटी। हाँ, ये याद रखना सबसे आसान है। 5वीं अनुसूची वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। हाँ, और गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य भी शामिल हैं। जबकि 6ठी अनुसूची बहुत विशिष्ट है, ये केवल उत्तर पूर्व के 4 राज्यों पर लागू होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर दोनों के मूल उद्देश्य या दर्शन में है। हाँ, ये पूरी बहस का निचोड़ है। 5वीं अनुसूची का उद्देश्य मुख्य रूप से देश के बाकी हिस्सों में फैले उन पिछड़े जनजातीय लोगों का संरक्षण और विकास करना है, जो धीरे धीरे मुख्यधारा के साथ घुल-मिल रहे हैं। ठीक है। वहीं 6ठी अनुसूची का उद्देश्य उन जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति और पहचान को अक्षुण्ण रखना है, जिन्होंने अपनी अलग पहचान को बहुत मजबूती से बनाए रखा है। तो संक्षेप में कहें तो 5वीं अनुसूची संरक्षण और विकास पर केंद्रित है, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, और 6ठी अनुसूची स्वायत्तता और पहचान पर, ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। ये वाकई इन जटिल प्रावधानों को समझने का एक बहुत स्पष्ट तरीका है। बिल्कुल, और ये हमें उस विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ता है जो मुख्य परीक्षा के उत्तर को एक नई गहराई दे सकता है। क्या? ये संवैधानिक प्रावधान एकीकरण और संरक्षण के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाते हैं, लेकिन आज के बदलते संदर्भ में, जब विकास परियोजनाओं, खनन और पारंपरिक जनजाति अधिकारों के बीच अक्सर टकराव देखा जाता है, तो क्या इन प्रावधानों को लागू करने में नई चुनौतियां उभर रही हैं? क्या ये संतुलन आज भी उतना ही कारगर है जितना संविधान निर्माताओं ने सोचा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर भावी प्रशासक को विचार करना चाहिए।